recorded. Yes, good morning students. हाय बेटा, आज का बेटा टॉपिक है हमारा, कविता है हमारी पतंग। तो पतंग कविता जो है आज हम रिवाइज करने जा रहे हैं। पतंग, यस पतंग कविता है बेटा। कवि है आलोक धनवा। क्या है कवि का नाम? आलोक धनवा। तो एक बार कविता देख लेते हैं बेटा। सबसे तेज बौछारे गई भादो गया, सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। तो कहते हैं कि जो बरसात का मौसम है, सावन भादो, सावन के बाद आता है बेटा भादो का महीना। तो कहते हैं भादो का महीना जो है सबसे तेज बौछारे गई भादो गया। तो भादो के महीने में क्या होता है बेटा? बौछारें पड़ती हैं। तो सबसे तेज बौछारें गई यानी कि भादो का समय जा चुका है, भादो का महीना जा चुका है। और जो अब समय है वो है सर्दी का, जो मौसम है वो आने वाला है। सवेरा हो गया है, सर्द का जो सवेरा हुआ है, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। तो सवेरे में जो सवेरा आपने देखा होगा कि जब सूर्य निकलता है तो लालिमा होती है। तो उस समय उस सवेरे को क्या कहा है? खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। सर्द आया पुलों को पार करते हुए। तो सर्द ऋतु जो है उजाला लेकर आ गया है अपना, और वर्षा ऋतु समाप्त हो गई है। मतलब काफी दिनों के बाद जो है, बरसात के बाद पुलों को पार करते हुए का मतलब है कि बरसात के बाद जो है, यहाँ पर क्या है बेटा? मानवीकरण अलंकार है। क्यों? क्योंकि सावन भादो सवेरा, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, तो यहाँ मानवीकरण किया गया है सवेरे का। सर्द आया पुलों को पार करते हुए, तो सर्द ऋतु को भी क्या दिखाया गया है कि वह अपनी साइकिल, चमकीली तेज साइकिल तेज चलाते हुए और पुलों को पार करते हुए आ गया है। तो कवि ने किसका मानवीकरण किया है? यहाँ पर शरद ऋतु का मानवीकरण किया है। और जो शरद ऋतु है वो साइकिल तेज चलाते हुए जोर जोर से जो है उसकी घंटी बजाकर जो है आ गया है शरद ऋतु। पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए। और जो शरद ऋतु है वो आमंत्रित करती है बच्चों को पतंग उड़ाने के लिए, और कहती है कि आओ, चमकीले इशारों से बुलाती है शरद ऋतु किसको? बच्चों को, कि आओ, आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। तो शरद ऋतु जो है आकाश को इतना मुलायम बना देती है कि बच्चों की जो पतंग है वो ऊपर उठ सके, आकाश की पतंग ऊपर उठ सके। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके। तो पतंग क्या है? दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज है। दुनिया का सबसे पहला पतला कागज उड़ सके। इस कारण जो है शरद ऋतु जो है आकाश को बहुत मुलायम बना देती है। बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। तो जो उसमें पतंग में जो लगी होती है बांस की पतली सी कमानी, ताकि वो उड़ सके। दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, और की शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। और जब पतंग जब टॉप पर जाती है जिसकी भी, तो वो किलकारियां मारते हैं बच्चे, सीटियां बजाते हैं। और जो ये है दुनिया है बच्चों की, यह कैसी है? तितलियों जैसी नाजुक सी दुनिया है। क्या कहता है कवि? क्या है बेटा कवि का नाम और कविता का नाम? कवि है आलोक धनवा, कविता है पतंग। तो क्या कहता है आलोक धनवा जी कि बच्चे जो है अपनी पतंग को उड़ते हुए देखकर सीटियां, किलकारियां गूंज सके और कोमल तितलियां भी जो है मधुर गुंजार कर सके, इसलिए जो है
आकाश को बहुत मुलायम बना देता है। कौन बना देता है? शरद ऋतु बना देती है आकाश को बहुत अधिक मुलायम। तो बेटा कवि का नाम आलोक धनवा, कविता है हमारी पतंग। तो कवि ने सवेरे के लिए यहाँ पर किस विशेषण का प्रयोग किया है बेटा? खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। और सवेरे की तुलना किससे की है? खरगोश की आंखों से, कि जो सवेरे में लालिमा होती है वैसी ही लालिमा किसमें होती है? खरगोश की आंखों में। और शरद ऋतु कैसे आया हुआ है? शरद ऋतु ने कैसे प्रवेश किया है? शरद ऋतु जो है फूलों को पार करते हुए आया है, अपनी चमकीली साइकिल को तेज चलाते हुए और जोर जोर से घंटी बजाते हुए जो है शरद ऋतु आ गई है। और पतंग उड़ाते हुए बच्चों को वो जो है इशारे कर करके बुला रही है। इस अवतरण का जो काव्य सौंदर्य होगा बेटा क्या होगा? कौन सा अलंकार मैंने बताया है? यहाँ शरद ऋतु का जो है मानवीकरण किया गया है और बाल सुलभ चेष्टाओं का वर्णन है, बच्चों की चेष्टाओं का वर्णन है, अभिधा शब्द शक्ति है बेटा, प्रसाद गुण है। ठीक है, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग भी आप कह सकते हैं। ठीक है, बोली कौन सी है? खड़ी बोली है। और मुक्तक छंद है, क्योंकि किसी भी प्रकार के छंद का कोई जो है यहाँ विधान नहीं है, तो मुक्तक छंद है। नेक्स्ट है, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। तो जो बच्चे जन्म लेते हैं तो वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, किसकी तरह? रुई की तरह, कपास की तरह। जब वो जन्म लेते हैं तो वो बिल्कुल रुई की तरह होते हैं, कपास की तरह होते हैं। जन्म से ही बच्चे कैसे होते हैं बेटा? अत्यंत नाजुक और कोमल होते हैं। मान लीजिए ऐसा लगता है कि वे अपने साथ जो है कपास के लेकर ही पैदा होते हैं। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। और क्या कहता है कवि कि जब वे मकान की छतों पर चढ़कर पतंग उड़ाते हैं अपने कोमल पांव से, तो अपने कोमल पांव से कोमल बनाते हुए पृथ्वी को वे बेसुध होकर दौड़ धरती है उनके बेचैन पैरों के पास, क्योंकि पतंग उड़ाते हुए उनको होशो हवास नहीं रहता है कि हम कहाँ चल रहे हैं कहाँ नहीं चल रहे हैं। वे बेसुध होकर, बेसुध मतलब उन्हें होश नहीं रहता, वे बेसुध होकर दौड़ते रहते हैं छतों को भी नरम बनाते हुए। और वे जहां पर पैर रखते हैं छतों पर पतंग उड़ाते समय, तो वो जो छत है वो भी बिल्कुल जो है कोमल बन जाती है। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, दिशाओं को मृदंग, मृदंग क्या होते हैं बेटा? नगाड़ा। जैसे आपने युद्ध में देखा होगा, युद्ध की स्टार्टिंग से पहले जो नगाड़े बजते हैं तो वो कहते हैं, वो होते हैं मृदंग। तो कहते हैं दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, तो बच्चे अपनी किलकारियों के द्वारा सभी दिशाओं को नगाड़ों की तरह बजाते हुए प्रतीत होते हैं। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, जब वे पेंग भरते हुए, पेंग भरना क्या होता है? झूला झूलना। पेंग भरना क्या होता है? झूला झूलना। तो कहता है जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर कि बच्चे जो है अपनी किलकारियों द्वारा सभी दिशाओं को नगाड़ों की तरह बजाते हुए प्रतीत होते हैं। और वे वृक्ष की शाखा की भांति कैसे होते हैं? लचीले होते हैं। जैसे वृक्ष की शाखा को हम कहीं किसी भी तरफ तोड़ मरोड़ सकते हैं, वैसे ही बच्चे भी बिल्कुल लचीले होते हैं, उनको कहीं भी मोड़ लो वे इतने हार्ड नहीं होते, सॉफ्ट होते हैं। तो लचीले वेग के साथ वे इधर उधर झूलते रहते हैं, यानी कि अपनी मस्ती में डूबकर जो है कभी इधर दौड़ते हैं कभी उधर दौड़ते हैं।
जब वे पेंग भरते हुए चले जाते हैं, यानी कि वे अपनी मस्ती में, जब वो जैसे झूला झूलते हैं ना, कभी इधर जाएगा झूला कभी उधर जाएगा झूला, तो वो बच्चे भी अपनी मस्ती में कभी इधर भागते हैं कभी उधर भागते हैं, इसलिए जो है बच्चों को क्या कहा गया है, पेंग भरते हुए। क्लियर? पेंग भरते हुए उनको इसलिए कहा गया है क्योंकि वो इधर उधर दौड़ते रहते हैं अपनी मस्ती में। डाल की तरह वो जो है लचीले वेग से अक्सर आते जाते रहते हैं। तो बच्चे कैसे दौड़ते हैं बेटा? छतों को भी नरम बनाते हुए, बेसुध होकर, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, और डाल की तरह जो है वे लचीले वेग से दौड़ते हैं। कपास कौन और कहाँ से लेकर आते हैं? कपास जो है कोमल बच्चे अपने जन्म से ही लेकर आते हैं। कपास शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है बेटा? कपास शब्द जो है बच्चों के लिए प्रयुक्त हुआ है। और वही काव्य सौंदर्य वही सेम होगा बेटा। खड़ी बोली है, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग है, अभिधा शब्द शक्ति है, प्रसाद गुण है, और बच्चों की चेष्टाओं का सुंदर वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है बेटा, छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपनी रंध्रों के सहारे। तो देखिए क्या कहता है बेटा कवि आलोक धनवा जी, छतों के खतरनाक किनारों तक, मतलब जब बच्चे, जैसा हमने पढ़ा है, जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो उन्हें होश तो रहता ही नहीं है। ठीक है, होश तो उन्हें रहता ही नहीं है। तो वो क्या करते हैं, कभी क्या क्या कहता है कि बच्चों के जो है, बच्चे पतंगों को उड़ाने के लिए क्या करते हैं, मकानों की छतों पर चढ़ जाते हैं और छतों के खतरनाक किनारों पर भी वो दौड़ते रहते हैं। उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। अब वो नीचे की तरफ तो देखते नहीं है, कहाँ देखते हैं, पतंग की तरफ, चाहे वो नीचे से किनारे से छत के गिर जाएं तो उन्हें अन्य कोई बचाने नहीं आता, बल्कि उनके रोमांचित जो शरीर का संगीत ही उनकी रक्षा करता है। कहाँ से रक्षा करता है? छत से नीचे गिरने के लिए उनकी शरीर का रोमांचित संगीत ही उनकी रक्षा करता है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। तो पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां, जब पतंग उनके उड़ रहे हैं एक धागे के सहारे असीम ऊंचाई पर आकाश में उड़ रहे हैं, तो वह भी अपनी डोलती हुई ऊंचाइयों से कोमल बच्चों को सहारा प्रदान करती है। वह जो डोर है वह अपनी डोलती ऊंचाई से कोमल बच्चों को सहारा प्रदान करती है। उन बच्चों को ऐसा लगता है कि हम भी पतंगों के साथ साथ आकाश में ही उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे, यानी कि अपने रोम छिद्रों के सहारे स्वयं भी वे उड़ रहे हैं। यानी कि बाल मन जो है वो भी ऊंचाइयों को छूना चाहता है बेटा, वो भी आकाश में उड़ना चाहता है। वो भी बालक का जो मन है वह भी पतंग की तरह बहुत ऊंचा उठना चाहता है, बहुत ऊंचा सोचना चाहता है, और वह भी अपनी हदों को पार करना चाहता है एक पतंग। क्या कहा
खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। तो बच्चे पतंग उड़ाते हुए अगर कभी गिर भी जाते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और वो बच जाते हैं तो वो और भी निडर हो जाते हैं और भी साहस उनके अंदर आ जाता है और वे बड़े गर्व से जो है सुनहले सूरज के सामने आते हैं कि हाँ हम जो है बहुत ही शक्तिशाली हैं। पृथ्वी जो है ऐसे निडर और साहसी बच्चों को देखकर पृथ्वी भी जो है उनके बेचैन पैरों के पास बड़ी तेज गति से घूमती हुई आती है ऐसे बच्चों के पास। तो किसका वर्णन है बेटा? बच्चों के साहस और निडरता का वर्णन है। भाषा क्या है? खड़ी बोली है। मानवीकरण अलंकार है। प्रसाद गुण है। अभिधा शब्द शक्ति है और मुक्तक छंद है। तो बेटा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं एक बार। सबसे तेज बौछारे गई भादों के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो यह कविता जो है प्राकृतिक सौंदर्य से ओतप्रोत है। ओतप्रोत क्या होता है? भरी हुई बिल्कुल। सबसे तेज बौछारें तथा भादों के जाने के बाद सवेरा हुआ जो अत्यंत लालिमा और सुंदरता से परिपूर्ण था। वह सवेरा खरगोश की आंखों के समान लाल रंग का था। शरद ऋतु अनेक बौछारों और झाड़ियों को चीरता हुआ आया है। कवि ने शरद ऋतु का मानवीकरण करते हुए एक मानव की तरह उसको दिखाया है कि शरद ऋतु जो है अपनी चमकीली साइकिल पर सवार होकर घंटी बजाते हुए आया है। उसने चमकीले संकेतों के द्वारा पतंग उड़ाते हुए बच्चों के समूह को अपने पास बुलाया। उसने आकाश को इतना मुलायम और सुंदर बना दिया। किसने बना दिया बेटा? शरद ऋतु ने। कि उसने जो है आकाश को इतना सुंदर और मुलायम बना दिया जिसमें पतंग उड़ सके। साथ ही संसार का पहला पतला कागज बांस की कमानी और रंग बिरंगी वस्तु उड़ सके। जब बच्चे के रंग बिरंगे पतंग आकाश में उड़ने लगे तो चारों ओर सीटियां और किलकारियों की आवाज गूंज उठती है और तितलियां भी जो है मधुर गुंजार करने लगती हैं। जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं बच्चों की किलकारियां चारों ओर गूंजती हैं तो मधुर जो है तितलियां भी जो है मीठी गुंजार करने लगती हैं। सोचकर बताएं कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया है। पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि पतंग में हल्के रंगीन कागज और पतली बांस की कमानी का प्रयोग किया जाता है ना बेटा। हल्का रंगीन कागज होता है पतंग में और पतली बांस की कमानी होती है ताकि वह उड़ सके। यह कविता बाल सुलभ चेष्टाओं और उनके क्रियाकलापों का चित्रांकन करती है। बच्चे का मन अत्यंत कोमल और हल्का होता है। वह शरीर से भी दुबला पतला कोमल चंचल और निश्चल होता है। जैसे एक पतंग होता है बिल्कुल हल्का सा, वैसे ही बच्चा भी हल्का फुल्का होता है, चंचल होता है, निश्चल होता है और उसका मन भी अत्यंत कोमल होता है। अतः एक कोमल बच्चे की कोमल भावनाएं, कोमल शरीर, निश्चल मन, चंचलता आदि की अभिव्यक्ति के लिए ही इन विशेषणों का प्रयोग किया गया है ताकि पतंग के हल्के कागज, हल्की पतली बांस की कमानी के माध्यम से बच्चे के लिए जो है उसकी कोमल भावनाएं, उसका कोमल शरीर, उसका निश्चल मन, इन सभी विशेषणों का प्रयोग किया गया है। बिंब स्पष्ट कीजिए।
तो बिंब कौन सा है बेटा? सबसे तेज बौछारे गई भादो गया। तो बौछारे क्या है बेटा? चल रही है ना, तो गतिशील बिंब है। ठीक ठीक है, स्थिर बिंब नहीं है, गतिशील बिंब का जो है ये उदाहरण है। जैसे खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, पुलों को पार करते हुए, साइकिल चलाते हुए। तो गति में है ना चीजें सभी। तो ये कौन सा बिंब है बेटा? गतिशील बिंब योजना है, गतिशील बिंब योजना का सजीव चित्रण है। ठीक है। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास के बारे में सोचें कि कपास से बच्चों का क्या संबंध है। तो कपास की प्रकृति जैसे निर्मल और सुकोमल होती है, उसी प्रकार से बच्चे भी अत्यंत निर्मल और सुकोमल होते हैं। बच्चों में भी कपास की भांति कोमलता झलकती है। कपास की तरह बच्चों के साफ स्वच्छ मन में भी कोई मैल नहीं होती। उनमें इसी की तरह कोमलता होती है। जैसे कपास के अंदर सॉफ्टनेस होती है, कोमलता होती है, वैसे ही बच्चों के मन में भी किसी प्रकार का कोई मैल नहीं होता। उनका मन भी बिल्कुल साफ और स्वच्छ होता है। उनमें भी बिल्कुल निर्मलता होती है, कपास की तरह जो है बिल्कुल शुद्धता होती है। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध है? पतंग बच्चों की कोमल भावनाओं का प्रतीक है, इसलिए पतंग के साथ बच्चों का अटूट संबंध है। असीम आकाश में उड़ती हुई पतंग जैसे जैसे हिलोरे लेती है, वैसे वैसे बच्चों का मन भी हिलोरे लेता हुआ प्रतीत होता है। बच्चे पतंगों के साथ तन मन से जुड़ जाते हैं। वे पतंगों को उड़ाते हुए उनमें इतने डूब जाते हैं कि अपने आप को ही भूल जाते हैं। यानी कि पतंग उड़ाते हुए बच्चों को होश हवास नहीं रहता, वो अपने होश खो देते हैं। इस प्रकार बच्चों का उड़ान से गहरा संबंध है। पतंग की उड़ान से बच्चों का गहरा संबंध है। निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। तो दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का तात्पर्य है कि बच्चे चहकते और किलकारियां मारते हुए सभी दिशाओं में दौड़ते फिरते हैं, शोर करते हैं, इधर उधर भागते हैं। मृदंग क्या बताया था बेटा मैंने? नगाड़ा। उसकी मधुर और उत्साह भरी आवाज सभी दिशाओं में उनके उत्साह भाव को व्यक्त करती है, और ऐसा लगता है कि जैसे वे उन्हें बजा रहे हों दिशाओं को, क्योंकि उनकी जो आवाज है वो सभी दिशाओं में गूंजती है, और ऐसा लगता है जैसे बच्चे दिशाओं को बजा रहे हों। नेक्स्ट है बेटा, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो वो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। तो जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए वह कदापि कठोर नहीं लगती। मतलब जब वो पतंग उनकी उड़ रही होती है तो उनको छत भी कठोर नहीं लगती, उनके पैरों को, कोमल पैरों को। तब तो केवल पतंग ही उन्हें दिखाई देती है। उन्हें किसी प्रकार के कष्ट का अनुभव नहीं होता कि उनके पैर जो है छत के कारण, छत गर्म है या ठंडी है